मैं अपने पति सिद्धांत की चिता से लौटकर आई ही थी कि मेरी जिंदगी में एक और ऐसी आग लग गई जिसने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। शमशान घाट से घर पहुंचते ही मेरी सास ने मेरे बाल पकड़कर मुझे घसीटना शुरू कर दिया और बुरी तरह पीटने लगी। घर में अगरबत्ती और हवन का धुआं फैला हुआ था। चारों तरफ लोगों के रोने की आवाजें थीं और पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे सीने पर बहुत बड़ा पत्थर रख दिया हो। सांस लेना तक मुश्किल हो रहा था। मैं अपने पति सिद्धांत की फोटो के सामने बिल्कुल सुन्न बैठी थी। यही वो इंसान था जिसने सिर्फ 4 दिन पहले मुझे गले लगाकर धीरे से कहा था कि इस वीकेंड हम अपनी बेटी को लेकर महाबलेश्वर घूमने चलेंगे। लेकिन अब वो सिर्फ एक फोटो में कैद मुस्कुराहट बनकर रह गया था। हमारी 5 साल की बेटी निहारिका मेरे आंसुओं से भीगे पल्लू को अपनी छोटी छोटी कांपती उंगलियों से कसकर पकड़े मेरी गोद में चुपचाप बैठी थी। वह भी इतनी छोटी थी कि उसे मौत और हमेशा के लिए बिछड़ जाने का मतलब भी नहीं पता था। उसे बस इतना समझ आ रहा था कि उसके पापा कहीं बहुत दूर चले गए हैं और उसकी मम्मी लगातार रो रही हैं। पिछले 4 दिनों में मैं इतना रो चुकी थी कि अब आंखों में आंसू भी नहीं बचे थे। बस अंदर एक अजीब सा खालीपन रह गया था। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि पति को खोने का ये दर्द तो बहुत बस शुरुआत है। इससे भी बड़ा और डरावना तूफान मेरा और मेरी बेटी का इंतजार कर रहा था। उसी दिन जब मैंने अपने सुहाग को हमेशा के लिए विदा किया था। लेकिन उससे पहले कि मैं अपनी तकलीफ, धोखे और संघर्ष की ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी आपको सुनाऊं, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि ये कहानी एक औरत की छिपी हुई ताकत, सच्चाई की कीमत और सबसे मुश्किल हालात में भी डटकर खड़े रहने की हिम्मत की कहानी है। मुझे पूरा यकीन है कि इसे आखिर तक सुनने के बाद आपको जिंदगी की एक ऐसी सीख मिलेगी जो हमेशा आपके साथ रहेगी। तभी अचानक बर्तनों के गिरने की तेज आवाज आई और मैं अपने ख्यालों से बाहर आ गई। मैंने घबराकर ऊपर देखा। मेरी सास मेनका देवी, जिन्हें मैंने पिछले 6 सालों से अपनी माँ से भी ज्यादा इज्जत और प्यार दिया था, उन्होंने सिद्धांत की फोटो के सामने रखा प्रसाद और खाने की थाली गुस्से में लात मारकर पलट दी थी। कांच की प्लेटें टूटकर पूरे फर्श पर फैल गई थीं और खाना हर तरफ बिखर गया था। उनकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं और वो मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे मैं उनकी सबसे बड़ी दुश्मन हूं। तू मनहूस है कलमुही, तेरी वजह से मेरा जवान बेटा मर गया। मेनका देवी की आवाज रो रो कर बैठ चुकी थी, लेकिन उनके हर शब्द में जहर भरा हुआ था। मैं पूरी तरह हैरान रह गई। मुझे समझ ही नहीं आया कि अचानक ये सब क्या हो गया। पिछले 4 दिनों से तो वही मुझे गले लगाकर कह रही थी कि सिद्धांत चला गया तो क्या हुआ, अब हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर जिंदगी काटेंगे। माँ जी, आप ये क्या बोल रही हैं? मेरे मुंह से बस इतना ही निकल पाया। तुझे मेरी बात समझ नहीं आ रही क्या? वो एकदम मेरे ऊपर झपटी और जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर मार दिया। जिस दिन से तू इस घर में आई है, क्या हमारे घर में एक दिन भी चैन से गुजरा है? अब देख लिया ना नतीजा। तेरी मनहूसियत ने मेरे बेटे की जान ले ली। तू मेरे बेटे को खा गई डायन। उस थप्पड़ से मेरा पूरा सिर घूम गया और गाल जलने लगा। मेरी छोटी सी निहारिका डर के मारे जोर जोर से रोने लगी, लेकिन उसकी रोने की आवाज सुनकर मेनका देवी और ज्यादा भड़क गई। हाँ, अभी रो रही हो तुम? माँ बेटी दोनों मेरे घर पर बोझ हो। निकल जाओ यहाँ से, अभी इसी वक्त दफा हो जाओ। मेरे घर से उन्होंने दरवाजे की तरफ उंगली दिखाकर चीखते हुए कहा। उनके कांपते हुए हाथ साफ बता रहे थे कि वो मजाक बिल्कुल नहीं कर रही थी। इस घर में तेरे जैसी पनौती औरत के लिए कोई जगह नहीं है। मैंने अपनी बेटी को सीने से लगाया और कांपते हुए उठने की कोशिश की। माँ जी, ये घर मेरा और सिद्धांत का भी तो है। उनकी चिता की राख भी अभी ठंडी नहीं हुई और आप हमें ऐसे कैसे निकाल सकती हैं? तेरा घर? मेनका देवी मेरे ऊपर हंस पड़ी। लेकिन उनकी हंसी में सिर्फ नफरत थी। तूने इस घर की एक ईंट भी खरीदी है जो इसे अपना घर बोल रही है? यहाँ जो कुछ भी है वो मेरे बेटे की कमाई से है। अब जब वो ही नहीं रहा तो फिर तेरा इस घर पर कोई हक नहीं बचा। मोंटी और बाकी सारे रिश्तेदार वहीं खड़े थे, लेकिन किसी ने मेरे लिए एक शब्द तक नहीं बोला। सब बस तमाशा देख रहे थे, जैसे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि कोई ड्रामा हूं। उनके चेहरों पर दया भी थी और बेरुखी भी। उसी पल मुझे समझ आ गया कि जब घर का सबसे मजबूत सहारा चला जाता है
तब लोगों के असली चेहरे सामने आ जाते हैं। अब मैं उनके लिए इस घर की बहू या भाभी नहीं थी, मैं सिर्फ एक बोझ थी जिसे वो जितनी जल्दी हो सके अपने घर से बाहर निकाल देना चाहते थे। मैंने उनसे बहस करना ठीक नहीं समझा, क्योंकि मुझे पता था कि पत्थर दिल लोगों के सामने रोने गिड़गिड़ाने का कोई मतलब नहीं है। मेरा आत्मसम्मान मुझे उनके पैरों में गिरने नहीं दे रहा था। मैंने चुपचाप अपनी बेटी को गोद में उठाया और अपने पति सिद्धांत की फोटो के सामने आखिरी बार सिर झुका दिया। सिद्धांत, मैं अपनी निहारिका को लेकर जा रही हूँ, तुम जहां भी हो बस शांति से रहना। इतना कहकर मैं लड़खड़ाते कदमों से उस घर से बाहर निकल गई जिसे कभी मैंने अपना सबसे प्यारा आशियाना समझा था। मैं पीछे से आ रही आवाज सुन ही रही थी कि तभी सास ने कपड़ों से भरा एक प्लास्टिक का थैला मेरी तरफ फेंक दिया। ये ले अपने पुराने फटे कपड़े और निकल जाए यहाँ से। अब दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। लोहे के बड़े गेट के बंद होने की वो जोरदार आवाज मेरे कानों में ऐसे गूंजी जैसे किसी ने मेरी पूरी जिंदगी पर आखिरी मोहर लगा दी हो। उसी पल इस घर से जुड़ा मेरा हर रिश्ता, हर एहसास हमेशा के लिए खत्म हो गया। बाहर मुंबई की सड़कों पर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। चारों तरफ धुंध फैल रही थी। रात लगातार गहरी होती जा रही थी और मैं अपनी बेटी के साथ सड़क के किनारे बिल्कुल अकेली खड़ी थी। निहारिका अभी भी रोए जा रही थी। मम्मा, दादी इतनी बुरी क्यों है? उन्होंने आपको मारा क्यों? हमें घर से बाहर क्यों निकाल दिया? मैं उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई और उसे सीने से लगा लिया। अपने आंसू किसी तरह रोकते हुए मैंने कहा, कुछ नहीं बेटा, दादी पापा के जाने से बहुत दुखी हैं, इसीलिए गुस्से में हैं। अब से हमारी दुनिया सिर्फ हम दोनों हैं। बताओ, डर तो नहीं लग रहा? उसने अपना चेहरा मेरे सीने में छिपा लिया और धीरे से सिर हिलाकर बोली, नहीं, आप मेरे साथ हो ना मम्मा, फिर मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। मेरी छोटी सी बच्ची की ये बात सुनकर मेरे अंदर फिर से हिम्मत आ गई। मैं ऐसे टूट नहीं सकती थी, कम से कम अपनी बेटी के लिए तो बिल्कुल नहीं। मैंने फैसला किया कि उस घर में आखिरी बार वापस जाऊंगी। किसी से हाथ जोड़ने या भीख मांगने नहीं, बल्कि अपने जरूरी कागज और अपनी थोड़ी सी बचत लेने, जो ऊपर वाले कमरे में रखी थी। मैं आधी रात होने का इंतजार करती रही। जब पूरा घर गहरी नींद में सो गया तो मैं पीछे की दीवार फांद कर अंदर चली गई। पूरे घर में सन्नाटा था। सिर्फ सिद्धांत की फोटो के सामने रखा दिया जल रहा था, जिसकी हल्की सी रोशनी पूरे हॉल में फैल रही थी। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लग रहा था उसकी आवाज पूरे घर में गूंज जाएगी। मैं धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में पहुंची। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा सिद्धांत छोड़ कर गया था। उसके परफ्यूम की हल्की सी खुशबू अभी भी कमरे में थी। एक पल के लिए लगा जैसे अभी बाथरूम का दरवाजा खुलेगा और वो मुस्कुराते हुए बाहर आ जाएगा। मैंने जल्दी से अलमारी खोली और अपनी छोटी सी बैंक पासबुक निकाल ली, जिसमें मैंने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा किए थे। साथ ही अपने और निहारिका के सारे जरूरी आईडी कार्ड और कुछ पुरानी तस्वीरें भी रख ली। जल्दी जल्दी सामान निकालते वक्त मेरा हाथ अलमारी के नीचे किसी ठंडी और सख्त चीज से टकराया। मैंने झुककर उसे बाहर निकाला। खिड़की से आ रही स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी उस पर पड़ी तो मेरी सांस जैसे रुक गई। वो सिद्धांत का मोबाइल था। उसकी स्क्रीन पूरी तरह टूट चुकी थी और पूरा फोन टेढ़ा हो गया था। शायद एक्सीडेंट के वक्त उसकी ये हालत हुई होगी। पुलिस ने बाकी सामान के साथ ये भी घर वालों को दिया होगा, लेकिन उस वक्त के माहौल में शायद किसी का ध्यान ही नहीं गया। मैंने उस टूटे हुए फोन को दोनों हाथों में पकड़ लिया। ये मेरे पति की आखिरी निशानी थी। मैं उसकी टूटी हुई स्क्रीन पर उंगलियां फेरने लगी। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि इस टूटे हुए फोन के अंदर एक ऐसा डरावना सच छिपा है जो मेरी पूरी जिंदगी एक बार फिर उलटने वाला है। फोन की ठंडी बॉडी ने मुझे ख्यालों से बाहर निकाला। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था, इसलिए मैंने फोन को, पासबुक और बाकी कागजों के साथ बैग में रखा। फिर अपनी सोई हुई बेटी को गोद में उठाया और वापस दीवार फांद कर बाहर सड़क पर आ गई। रात का अंधेरा जैसे हमें अपने अंदर निगल लेना चाहता था। सड़क किनारे झाड़ियों से झींगुरों की आवाजें आ रही थीं, जो किसी के रोने जैसी लग रही थी। निहारिका मेरे कंधे पर सिर रखकर गहरी नींद में सो चुकी थी। उसकी गर्म सांसें ही उस रात मुझे जिंदा रहने की ताकत दे रही थी। अब सवाल सिर्फ एक था कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। मम्मी पापा का कुछ साल पहले ही सड़क हादसे में देहांत हो चुका था। मेरी पढ़ाई और शादी का कर्ज उतारने के लिए
गांव वाला पुश्तैनी घर भी बिक गया था। दोस्तों के यहाँ इतनी रात को जाना मुझे ठीक नहीं लगा। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। तभी मुझे अपनी दूर की मौसी याद आई, जो कि एक पुरानी चौल में रहती थी। हम लोग ज्यादा मिलते नहीं थे, लेकिन इस बड़े शहर में वही मेरी आखिरी उम्मीद थी। मैंने एक टैक्सी रोकी और ड्राइवर को उनका पता बता दिया। टैक्सी रात के अंधेरे में आगे बढ़ती चली गई। पीछे छूट गया वो बड़ा सा बंगला। मेरी 6 साल की शादीशुदा जिंदगी शमशान की राख में बदल चुका मेरा पति और वो परिवार जिसका असली गंदा चेहरा आज मेरे सामने आ चुका था। मैंने अपना सिर टैक्सी की ठंडी खिड़की से टिका दिया। आंखों से आंसू फिर बहने लगे, लेकिन इस बार मैं बिना आवाज के रो रही थी। मेरे गर्म आंसू मेरे गालों से होकर निहारिका के बालों में गिर रहे थे। मैं अपनी बेबसी पर रो रही थी, उस अंधेरे भविष्य पर रो रही थी जो हमारा इंतजार कर रहा था। मौसी का कमरा बहुत छोटा था और उसमें हर तरफ सीलन की बदबू भरी हुई थी। वो एक तंग और गंदी गली के आखिर में था। कमरे में तेल, मसालों और नमी की मिली-जुली अजीब सी गंध थी। हमारी हालत देखकर मौसी ने सिर्फ एक लंबी सांस ली। उन्होंने ऊपर बनी छोटी सी म्यानी पर हमारे लिए एक पुरानी चटाई बिछा दी और बोली, तुम दोनों कुछ दिन यहाँ रह सकती हो। मेरी अपनी हालत भी बहुत अच्छी नहीं है, इसीलिए इससे ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगी। मैंने सिर झुकाकर उनका शुक्रिया अदा किया। मुझे इससे ज्यादा और कुछ चाहिए भी नहीं था। मेरी बेटी के सिर पर छत मिल गई थी, बस यही मेरे लिए सबसे बड़ी राहत थी। उस अनजान जगह पर पहली रात बहुत मुश्किल से कटी। चटाई इतनी सख्त थी जैसे कि पत्थर पर सो रहे हों। बाहर गली में कुत्ते भौंक रहे थे, पड़ोस में लोग झगड़ा कर रहे थे और टीन की छत पर चूहे दौड़ रहे थे। मेरी आंखों से तो नींद कोसों दूर थी। मैंने धीरे से सिद्धांत का टूटा हुआ फोन निकाला और खिड़की से आती हल्की पीली रोशनी में उसे देखने लगी। मैं किसी तरह उसे ऑन करना चाहती थी, उसकी आखिरी फोटो देखना चाहती थी, उसके भेजे हुए प्यार भरे मैसेज पढ़ना चाहती थी, लेकिन स्क्रीन बिल्कुल काली पड़ी थी, उसमें कोई जान नहीं बची थी। अगली सुबह मैं निहारिका को मौसी के पास छोड़कर वो फोन लेकर आसपास की हर छोटी बड़ी मोबाइल रिपेयर की दुकान पर गई, लेकिन हर जगह से सिर्फ एक ही जवाब मिला, बहन जी, ये फोन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसका मदरबोर्ड भी मुड़ गया है और स्क्रीन का तो बिल्कुल बुरा हाल है। इसे ठीक कराने में जितना पैसा लगेगा उतने में तो नया फोन आ जाएगा। इसे कबाड़ में डाल दीजिए। हर बार यही बात सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई मेरे दिल पर फिर से चोट कर रहा हो। मेरे पति की आखिरी यादें बचाने की उम्मीद भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। मैं थक हार कर वापस चौल में लौट आई। मम्मा, हमारा नया घर इतना छोटा क्यों है? निहारिका ने मासूमियत से पूछा जब मैं कमरे के एक कोने में चुपचाप बैठी थी। मैंने उसे गले से लगा लिया और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, बेटा, घर छोटा जरूर है, लेकिन यहाँ हम दोनों साथ हैं ना, इसीलिए ये दुनिया का सबसे प्यारा घर है। उस चौल में हमारी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी। मेरे पास जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे उन्हें मैं बहुत संभाल कर खर्च कर रही थी। रोज बस थोड़ी सी सब्जी और थोड़ा सा राशन लाती ताकि हम दोनों के लिए खिचड़ी बन जाए। मैंने इंटरनेट पर नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी। मेरे पास कॉलेज की डिग्री भी थी और थोड़ा बहुत काम का एक्सपीरियंस भी, लेकिन छोटी सी बच्ची को घर पर छोड़कर नौकरी करना मेरे लिए आसान नहीं था। तभी किसी ने मुझे बताया कि इसी इलाके में एक बूढ़े मोबाइल रिपेयर वाले रहते हैं जिन्हें सब प्रदीप चाचा के नाम से जानते हैं। लोगों का कहना था कि अगर कोई पूरी तरह से मरा हुआ फोन दोबारा से जिंदा कर सकता है तो वो सिर्फ प्रदीप चाचा के हाथों से ही हो सकता है। मैंने उन्हीं अंधेरे और मायूसी भरे दिनों में एक ऐसी अजीब और डरावनी बात नोटिस की जिसने मेरी रातों की नींद पूरी तरह से उड़ा दी। ये चौल वैसे तो हमेशा लोगों से भरी रहती थी, हर वक्त कोई ना कोई आता जाता रहता था, लेकिन एक आदमी ऐसा था जिसे देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। उसकी उम्र करीब 40-45 साल रही होगी। दुबला पतला शरीर, सांवला रंग और उसकी सबसे डरावनी पहचान थी उसकी बाईं आंख के ऊपर माथे पर बना एक लंबा गहरा कट का निशान। वो हमारी चौल में नहीं रहता था, लेकिन जाने क्यों मुझे हर जगह वही दिखाई देता था।
सुबह जब मैं निहारिका को लेकर नुक्कड़ से दूध लेने जाती, तो वो सामने वाली चाय की टपरी पर बैठा हमारी तरफ ही घूरता रहता। दोपहर में जब मैं अपनी मियानी की छोटी सी खिड़की से बाहर झांकती, तो वो सामने वाली बिल्डिंग की छत पर सिगरेट पीते हुए खड़ा होता और उसकी नजरें सीधी मेरी खिड़की पर टिकी रहती। पहले मुझे लगा शायद मेरा वहम है या फिर बस इत्तेफाक होगा, लेकिन धीरे धीरे उसका हर जगह दिखना बढ़ता ही गया। उसकी घूरती हुई नजरें अब और भी बेशर्म हो गई थी। वो मुझसे कुछ बोलता नहीं था, कोई हरकत भी नहीं करता था, बस चुपचाप एक साए की तरह मुझे देखता रहता था। और उसकी यही खामोशी सबसे ज्यादा डराती थी। आखिर वो आदमी था कौन? उसे मुझसे क्या चाहिए था? क्या उसे मेरी सास मेनका देवी ने मेरे पीछे लगाया था ताकि वो मुझ पर नजर रख सके? या फिर इस इलाके का कोई बदमाश था जिसकी नीयत हम माँ बेटी पर खराब थी? मेरे दिमाग में एक से बढ़कर एक डरावने सवाल घूमने लगे थे। मुझे लगने लगा था जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान मेरी तरफ तेजी से बढ़ रहा हो। मैंने निहारिका को अपने और करीब कर लिया और मन ही मन तय कर लिया कि अब मुझे पहले से कहीं ज्यादा सावधान रहना होगा। एक दोपहर मैं निहारिका की फटी हुई फ्रॉक सुई धागे से सिल रही थी। तभी मेरी नजर बैग में रखे उस टूटे हुए फोन पर पड़ी। उसी वक्त मैंने फैसला कर लिया कि मैं हार नहीं मानूंगी। वो फोन सिर्फ एक याद नहीं था। पता नहीं क्यों मुझे अंदर से बार बार यही महसूस हो रहा था कि सिद्धांत उसमें मेरे लिए कुछ जरूर बहुत जरूरी छोड़ कर गया है। तभी मुझे अचानक याद आया कि किसी ने मुझे रोड की एक तंग गली में बैठे एक बूढ़े कारीगर के बारे में बताया था, जो पूरी तरह खराब हो चुके फोन से भी डाटा निकालने के लिए मशहूर था। उम्मीद तो बहुत कम थी, लेकिन मैं ये आखिरी कोशिश जरूर करना चाहती थी। मैंने फोन को एक रूमाल में लपेटा, निहारिका का हाथ पकड़ा और उस अनजान जगह की तरफ निकल पड़ी। जैसे ही हम चौल की तंग गली से बाहर आई, मेरी नजर फिर उसी निशान वाले आदमी पर पड़ी। वो गली के मोड़ पर एक खंबे से टिककर खड़ा था। मुझे देखते ही उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और कान पर फोन लगाकर ऐसे बात करने लगा जैसे कि वो किसी से कॉल पर हो। मेरा दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। अब ये कोई इत्तेफाक नहीं था, वो सच में मेरा पीछा कर रहा था। लेकिन क्यों? मेरे पति के टूटे हुए फोन का राज और उस खतरनाक आदमी का पीछा करना, दोनों मिलकर मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन चुके थे। ये हालत हमारी गरीबी से भी ज्यादा डरावनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हर वक्त मेरे पीछे खड़ा हो, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। मैंने निहारिका का हाथ और कसकर पकड़ लिया और तेज तेज चलने लगी, ताकि मैं उस रोड की भीड़ में कहीं गुम हो जाऊं और वो आदमी मुझे ढूंढ ना सके। मेरी जेब में रखा टूटा हुआ फोन अब पहले से कई ज्यादा भारी लग रहा था। वो सिर्फ एक खराब फोन नहीं था, बल्कि मेरी आखिरी उम्मीद भी था, और शायद किसी बहुत बड़े खतरे की शुरुआत भी। प्रदीप चाचा की दुकान ढूंढना किसी भूल भुलैया से निकलने जैसा था। गली इतनी तंग थी कि वहां ठीक से धूप भी नहीं पहुंचती थी। दीवारों पर हरी काई जमी हुई थी और हर तरफ सीलन की बदबू फैली हुई थी। आखिर काफी तलाश के बाद मुझे एक पुरानी सी टूटी फूटी दुकान दिखाई दी। ऊपर लकड़ी का एक बोर्ड टंगा था, जिस पर मिटते हुए अक्षरों में लिखा था, प्रदीप मोबाइल रिपेयर। मैंने एक गहरी सांस ली और जंग लगे लोहे का दरवाजा धक्का देकर अंदर चली गई। दुकान के अंदर काफी अंधेरा था। चारों तरफ पुराने तार, बैटरियां और केमिकल्स की अजीब सी गंध फैली हुई थी। एक बहुत कमजोर और सफेद बालों वाले बुजुर्ग बड़े से मैग्नीफाइंग ग्लास के पीछे आंखें टिकाए शोल्डरिंग आयरन से कुछ ठीक कर रहे थे। मेरे कदमों की आहट सुनकर उन्होंने सिर उठाया और मोटे चश्मे के पीछे से मुझे और मेरी बच्ची को शक भरी नजरों से देखने लगे। किसे ढूंढ रही हो बेटी? उनकी आवाज की अजीब सी खरपराहट थी। मैंने कांपते हाथों से सिद्धांत का फोन उनके सामने रखते हुए कहा, चाचा जी, मैंने सुना है आप पूरी तरह खराब हो चुके फोन का भी डाटा निकाल लेते हैं। प्लीज एक बार इसे देख लीजिए। प्रदीप चाचा ने फोन हाथ में लिया, उसे हर तरफ से गौर से देखा और फिर उनके माथे पर चिंता की लकीरें पड़ गईं। बेटी,
ये तो पूरा कबाड़ हो चुका है, इसमें अब कुछ नहीं बचा। जाओ, कोई नया फ़ोन ले लो। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन वापस मेज पर रख दिया और फिर अपने काम में लग गए। चाचा जी, भगवान के लिए मेरी मदद कर दीजिए। मैं लगभग रो पड़ी। मुझे ये फ़ोन चलाना नहीं है। मुझे मुझे सिर्फ़ इसके अंदर का डाटा चाहिए। ये मेरे स्वर्गवासी पति की आखिरी निशानी है। बस यही एक चीज़ मेरे पास बची है। स्वर्गवासी शब्द सुनते ही प्रदीप चाचा के हाथ रुक गए। उन्होंने फिर से फ़ोन उठाया और इस बार बहुत ध्यान से देखने लगे। काम बहुत मुश्किल है बेटी। इसका मदरबोर्ड बीच से टूट चुका है। हो सकता है मेमोरी चिप भी जल गई हो। इसके ठीक होने की उम्मीद 10% से भी कम है और खर्चा भी काफी आएगा। मैंने बिना एक पल गवाए अपना पुराना पर्स खोल दिया, जिसमें मुश्किल से कुछ पैसे बचे थे। आप जितने पैसे बोलेंगे मैं दे दूंगी। अभी मेरे पास सिर्फ 1500 रुपए हैं। अगर और लगे तो मैं कहीं से उधार मांग लूंगी, लेकिन प्लीज इसे ठीक कर दीजिए। प्रदीप चाचा ने मेरी हथेली पर रखे मुड़े तुड़े नोटों को देखा, फिर मेरी पीठ के पीछे डरी सहमी खड़ी निहारिका की तरफ देखा। उन्होंने एक लंबी ठंडी सांस ली। ठीक है बेटी, अपने पैसे अपने पास रख। फोन यहीं छोड़ जा। 4 दिन बाद आना। अगर कुछ हो पाया तो बता दूंगा। चाचा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। मैं खुशी और एहसान से भरकर उनके सामने झुक गई। अभी शुक्रिया मत बोल बेटी, मैंने सिर्फ कोशिश करने का वादा किया है। इतना कहकर उन्होंने फिर से अपना काम शुरू कर दिया। वो अगले 4 दिन मेरी जिंदगी के सबसे लंबे और सबसे डरावने दिन थे। हर मिनट मुझे 1 साल जैसा लग रहा था। मैं चौल के कमरे से बाहर निकलने से भी डरने लगी थी। वो निशान वाला आदमी भी अब कहीं दिखाई नहीं देता था, लेकिन उसका इस तरह अचानक गायब हो जाना मुझे और ज्यादा डरा रहा था। कहीं वो कोई बड़ी चाल तो नहीं चल रहा। कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि मैंने फोन रिपेयरिंग के लिए दे दिया है। हर छोटी सी आवाज पर मेरा दिल उछलकर गले तक आ जाता था। चौथे दिन की शाम तक आते आते मेरी सारी उम्मीद लगभग टूट चुकी थी। तभी मेरे उस पुराने डिब्बे जैसे फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर फ्लैश हो रहा था। हेलो, आकर अपना सामान ले जा। प्रदीप चाचा की भारी आवाज आई और अगले ही पल फोन कट गया। मैंने बिना एक सेकंड गवाए निहारिका को गोद में उठाया और पागलों की तरह चौल से बाहर भाग पड़ी। सड़क पर भागते हुए मुझे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि लोग मुझे कैसे देख रहे हैं। जब मैं दुकान पर पहुंची तो प्रदीप चाचा अपनी कुर्सी पर बैठे बीड़ी पी रहे थे। सामने मेज पर सिद्धांत का फोन एक तार से कंप्यूटर से जुड़ा हुआ था। चाचा, कुछ मिला क्या? मैं हांफते हुए बोली। प्रदीप चाचा ने बीड़ी का धुआं छोड़ते हुए कहा, तेरी किस्मत अच्छी है बेटी। इसकी मेमोरी चिप बच गई थी, लेकिन पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम खत्म हो चुका था। सब कुछ वापस नहीं ला पाया। सारी फोटो, कांटेक्ट और कॉल हिस्ट्री हमेशा के लिए उड़ गई। उन्होंने कंप्यूटर की पुरानी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। बस 2 चीजें बच पाईं, एक वॉइस रिकॉर्डिंग जो काफी खराब हो चुकी है और कुछ बेकार के स्पैम मैसेज जिन्हें तेरे पति ने डिलीट किया था, लेकिन किसी तरह जंक फोल्डर में पड़े रह गए। मैंने स्क्रीन की तरफ देखा। दिल में एक साथ उम्मीद भी थी और डर भी। प्रदीप चाचा ने वॉइस रिकॉर्डिंग चला दी। स्पीकर से इतनी तेज घरघराहट निकली कि कान सुन हो गए, जैसे कोई पुराना रेडियो खराब हो गया हो। लेकिन उस शोर के बीच मुझे एक आवाज सुनाई दी, वही आवाज जिसे सुनने के लिए मैं तरस गई थी। वो सिद्धांत था। उसकी आवाज में घबराहट साफ महसूस हो रही थी और वो बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा था। गोदाम 19, शुक्रवार से पहले काम खत्म। और तभी रिकॉर्डिंग अचानक बंद हो गई। गोदाम 19, शुक्रवार, इन शब्दों का आखिर मतलब क्या था? फिर प्रदीप चाचा ने दूसरी फाइल खोलते हुए कहा, और ये रहे वो फालतू वाले मैसेज। ज्यादातर लोन और पिज्जा के ऐड वाले मैसेज थे जो हर किसी के फोन में आते रहते हैं, लेकिन उन्हीं के बीच एक ऐसा मैसेज था जिसमें एक भी शब्द नहीं लिखा था, सिर्फ नंबरों की बहुत लंबी लाइन थी। प्रदीप चाचा ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, मैंने इसे चेक किया है बेटी, ये कोई साधारण नंबर नहीं है।
ये जीपीएस कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी किसी जगह की बिल्कुल सटीक लोकेशन। ये जगह भिवंडी इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास की है। मैं तो बिल्कुल सुन्न होकर स्क्रीन पर चमकते उन नंबरों और टूटी फूटी रिकॉर्डिंग्स को देखती रह गई। एक रहस्यमयी गोदाम और एक जीपीएस लोकेशन, इन दोनों ने मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि हजारों नए और डरावने सवाल खड़े कर दिए। आज भी जब मैं उस पल को याद करती हूँ तो लगता है जैसे घोर अंधेरे में कहीं बहुत दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी थी। रोशनी भले ही बहुत कमजोर थी, लेकिन उसने इतना जरूर बता दिया था कि मेरे पति की मौत कोई हादसा नहीं थी। कहीं ना कहीं सच्चाई दबी हुई थी और अब वो बाहर आना चाहती थी। मैंने प्रदीप चाचा से कहा कि पूरा डाटा एक पेन ड्राइव में कॉपी कर दें। मैंने उन्हें जबरदस्ती पैसे देने चाहे, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ पीछे कर दिया। ये पैसे अपनी बेटी के दूध के लिए रख बेटी, समझ ले, इस बूढ़े ने भी एक अच्छा काम कर लिया। मेरी आंखें भर आईं। मैंने उन्हें दिल से दुआ दी और दुकान से बाहर निकल आई। अब मेरे अंदर डर नहीं था, उसकी जगह एक ठंडा और खतरनाक इरादा जन्म ले चुका था। मेरे पति का एक्सीडेंट कोई इत्तेफाक नहीं था, वो किसी बहुत बड़े दलदल में फंस गया था और यही छोटे छोटे सुराग मुझे उस दलदल की गहराई तक लेकर जाने वाले थे। वो काली पेन ड्राइव मेरी मुट्ठी में ऐसे लग रही थी जैसे कोई सुलगता हुआ अंगारा हो। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि सीधे चौल वापस चली जाऊं। उस निशान वाले आदमी का डर अभी भी मेरे दिमाग में बैठा हुआ था। इसलिए मैं निहारिका को गोद में लेकर पास के एक छोटे से पार्क में चली गई और बरगद के पुराने पेड़ के नीचे बनी बेंच पर जाकर बैठ गई। निहारिका मेरी गोद में सिर रखकर गहरी नींद सो चुकी थी। उसका मासूम चेहरा दुनिया की हर बुराई से बिल्कुल बेखबर था। मैंने उसके बालों पर प्यार से हाथ फेरा और सोच में डूब गई। गोदाम 19, शुक्रवार और भिवंडी की वो लोकेशन, आखिर इन सब का सिद्धांत की मौत से क्या रिश्ता था? और सबसे बड़ी बात, उसने ये सब इतनी चालाकी से अपने फोन में क्यों छिपा कर रखा था? मैं अपनी पुरानी यादों में खो गई। सिद्धांत की मौत से कुछ महीने पहले ही हर छोटी बड़ी बात याद करने लगी। अब जब उन बातों को शक की नजर से देख रही थी तो साफ समझ आ रहा था कि खतरे की घंटियां बहुत पहले से बज रही थी। बस मैं ही प्यार में इतनी अंधी थी कि कुछ समझ नहीं पाई। मुझे याद आया कि रात में सिद्धांत अक्सर बालकनी में जाकर धीरे धीरे फोन पर बात करता था। मैं पूछती तो कह देता कि ऑफिस का काम है, लेकिन उसकी आवाज में हमेशा घबराहट और फुसफुसाहट होती थी। एक रात मैंने उसे कहते सुना था, नहीं, ये बहुत खतरनाक है, हमें कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा। जब मैंने पूछा तो उसने बात घुमाकर कह दिया कि शेयर मार्केट में नुकसान हो गया है। फिर उसके बिजनेस टूर भी अचानक से बहुत बढ़ गए थे। कभी कहता पुणे जा रहा हूँ, कभी कहता नासिक। लेकिन एक बार जब वो पुणे से वापस आया तो उसके कपड़ों से ना किसी परफ्यूम की खुशबू आ रही थी और ना ही पसीने की बदबू। उनमें मशीन के तेल और फैक्ट्री की धूल की तेज महक थी। मैंने पूछा तो उसने हंसकर कह दिया, अरे क्लाइंट की फैक्ट्री में जाना पड़ गया था। मैंने भी बिना कुछ सोचे उसकी बात मान ली। मुझे वो रातें भी याद आने लगी जब वो अचानक पसीने में भीगा हुआ नींद से उठ बैठता था। कहता था बुरा सपना देखा है, लेकिन उसकी नजर हमेशा खिड़की के बाहर अंधेरे में टिकी रहती थी, जैसे कोई वहां उसका इंतजार कर रहा हो। उसका वजन तेजी से कम हो रहा था और वो हर वक्त चिड़चिड़ा रहने लगा था। मुझे लगता था ऑफिस का स्ट्रेस होगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि वही स्ट्रेस एक दिन उसकी जान ले लेगा। आखिर मेरा पति मुझसे क्या छिपा रहा था? वो किस खतरनाक खेल का हिस्सा बन चुका था? क्या पुलिस की वो रिपोर्ट सच थी जिसमें लिखा था कि उसने शराब पीकर गाड़ी चलाई और एक्सीडेंट हो गया? मेरे दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था। तभी मेरी नजर निहारिका के हाथ में दबे उस पुराने और गंदे से टेडी बियर पर पड़ी, जिसे वो सोते वक्त भी अपने से अलग नहीं करती थी। ये वही टेडी था जो सिद्धांत उसके 5वें जन्मदिन पर लाया था। मुझे वो दिन आज भी याद है। सिद्धांत अपनी बेटी के लिए कोई महंगा खिलौना या नई बार्बी डॉल लाने की बजाय ये पुराना सा फीका पड़ा टेडी उठा लाया था। उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैंने सोचा कि हम इतने मजबूर हो गए हैं कि बेटी को पुराना खिलौना देंगे
लेकिन सिद्धांत बस मुस्कुराया और निहारिका के पास जाकर बहुत ही गंभीर आवाज में बोला, बेटा, ये कोई साधारण टेडी नहीं है, ये एक खजाना है। तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम इसे हमेशा अपने पास रखोगी, किसी को इसके साथ खेलने नहीं दोगी और इसे कभी खोने नहीं दोगी। निहारिका ने मुस्कुराते हुए फौरन हाँ कर दी थी और अपनी तुतली जुबान में बोली, मैं इसका नाम खजाना रखूंगी पापा। खजाना। उस वक्त मैंने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब गोदाम 19 की रिकॉर्डिंग में सिद्धांत की आवाज और निहारिका का वही टेडी मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा था। निहारिका जब बोलना सीख रही थी तब वो 19 ठीक से बोल ही नहीं पाती थी। कभी उसे 19 बोलती तो कभी अपनी तोतली जुबान में कुछ ऐसा बोलती जो खजाना जैसा सुनाई देता था। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्या सच में ऐसा हो सकता है? गोदाम 19, खजाना। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिद्धांत ने असली सबूत अपने फोन में नहीं बल्कि अपनी बेटी के इस छोटे से टैडी के अंदर छिपा कर रखा हो? क्या उसने सबसे सुरक्षित जगह यानी एक माँ और बेटी के प्यार को ही अपनी तिजोरी बना दिया था? मैं झटके से बेंच से उठ खड़ी हुई। ये सुनने में पागलपन लग रहा था, लेकिन हो सकता था कि यही सच हो। मुझे अभी इसी वक्त घर जाकर ये बात चेक करनी थी, लेकिन उसी पल मेरे अंदर एक और डर पैदा हो गया। अगर सच में इस टैडी के अंदर कोई सबूत छिपा है तो आखिर वो क्या चीज है जिसके लिए सिद्धांत की जान ले ली गई? और जो लोग इतने दिनों से मेरा पीछा कर रहे हैं, क्या उन्हें भी इस टैडी के बारे में पता है? मैं लगभग दौड़ते हुए चौल की तरफ निकल पड़ी। आज वो रास्ता मुझे बहुत लंबा और डरावना लग रहा था। चौल की तंग गली आज किसी भूखे अजगर के खुले मुंह जैसी लग रही थी, जो बस हमें निगलने का इंतजार कर रहा हो। मैं हांफती हुई अपने कमरे तक पहुंची और अंदर घुसते ही फौरन दोनों सिटकनियां लगा दी। दरवाजा बंद होने की आवाज से बस कुछ सेकंड की झूठी तसल्ली मिली। निहारिका भी जाग गई थी और हैरानी से मुझे देख रही थी। हम घर आ गए मम्मा, उसने पूछा। हाँ मेरी जान, तुम यहीं बैठो, मम्मा को बस थोड़ा सा काम है। मैंने उसे चटाई पर बिठाया और मेरी नजर सीधे उस टैडी पर जाकर रुकी जो तकिए के पास रखा था। मैंने कांपते हाथों से उसे उठा लिया। बाहर से देखने पर वो बिल्कुल आम टैडी जैसा ही लग रहा था। मैं उसे हर तरफ से टटोलने लगी, कहीं कोई चेन हो, कोई बटन हो, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। वो हर तरफ से अच्छे से सिला हुआ था। क्या मेरा शक गलत था? क्या मैं डर की वजह से बेवजह ही सोच रही थी? मेरे अंदर निराशा भरने लगी। तभी टैडी के बाईं तरफ पेट के पास मेरी उंगलियों को कुछ अलग महसूस हुआ। वहां की सिलाई बाकी जगह से थोड़ी मोटी और खुरदरी थी, जैसे कि किसी ने जल्दी में हाथ से दोबारा सिल दिया हो। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। मैंने फौरन अपना बैग खोला और उसमें से छोटी सी कैंची निकाल ली। मेरे हाथ इतने ज्यादा कांप रहे थे कि धागे में कैंची लगाना भी मुश्किल हो रहा था। अपनी बेटी का टैडी काटते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। मैंने धीरे धीरे करके सारे टांके काट दिए। जैसे ही कपड़ा खुला, अंदर से सफेद रुई दिखाई देने लगी। मैंने उंगलियां अंदर डालकर टटोलना शुरू किया। तभी मेरी उंगलियां किसी सख्त और चौकोर चीज से टकराईं जो एक छोटी सी प्लास्टिक की थैली में लिपटी हुई थी। मैंने सांस रोककर उसे बाहर निकाला। वो काले रंग की एक छोटी सी यूएसबी पेन ड्राइव थी, बस अंगूठे जितनी बड़ी। मेरा दिमाग पूरी तरह से सुन्न पड़ गया। मेरा शक सही निकला। सिद्धांत ने अपना सबसे बड़ा राज इसी के अंदर छिपाया था। खुशी और डर दोनों एक साथ मेरे पूरे शरीर में दौड़ गए। मेरे हाथ में वो चीज थी जो शायद मेरे पति की मौत का पूरा सच सामने ला सकती थी। मैं अभी उस पेन ड्राइव को देख ही रही थी कि तभी धड़धड़ धड़धड़ दरवाजे पर किसी ने इतनी जोर से मुक्के मारने शुरू कर दिए जैसे कि उसे तोड़कर ही दम लेगा। मैं बुरी तरह घबरा गई और फौरन पेन ड्राइव और फटा हुआ टैडी तकिए के नीचे छिपा दिया। निहारिका डर के मारे जोर जोर से रोने लगी। दरवाजा खोल चुड़ैल, दरवाजा खोल। आवाज सुनते ही मेरे शरीर का खून जैसे जम गया। ये तो मेनका देवी थी, मेरी सास। इन्हें कैसे पता चला? और ये लोग ठीक इसी वक्त यहाँ कैसे पहुंच गए? अगर दरवाजा नहीं खोला तो मैं इसे तोड़ दूंगा।
मोंटी की गुस्से से भरी आवाज बाहर से आई। मैं अपनी बेटी को सीने से चिपका कर कमरे के कोने में बैठ गई। मुझे पता था अगर मैंने दरवाजा खोल दिया तो ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तोड़ दे इस दरवाजे को, मेनका देवी जोर से चीखी। अगले ही पल जोरदार आवाज आई। दरवाजे के पास वाली छोटी कांच की खिड़की पर मोंटी ने ईंट दे मारी दी थी। उसने हाथ अंदर डालकर कुंडी खोल दी। दरवाजा झटके से खुला और मेनका देवी और मोंटी भूखे भेड़ियों की तरह कमरे में घुस आए। कहाँ है वो? कहाँ छिपाया है तूने उसे? मेनका देवी ने मेरे बाल जोर से पकड़ लिए और मेरा सिर पीछे खींच दिया। निकाल वो चीज और मुझे दे दे। माँ जी आप ये क्या कह रही हैं? मैंने दर्द से तड़पते हुए कहा। ड्रामा मत कर। मोंटी लाल आंखें किए पूरे कमरे की तलाशी लेने लगा। सिद्धांत जो डायरी या कोई दस्तावेज छोड़कर गया है वो निकाल कर दे दे, नहीं तो आज तू और तेरी बेटी दोनों जिंदा नहीं बचेगी। अब मुझे सब समझ आ गया था। ये लोग मुझे अपनी पोती को वापस ले जाने नहीं आए थे। इन्हें सिर्फ वो सबूत चाहिए था जो सिद्धांत मेरे लिए छोड़ गया था। मोंटी कमरे का सारा सामान इधर उधर फेंकने लगा। दोनों मुझ पर पूरी तरह से हावी हो चुके थे और मुझे लगने लगा था कि आज शायद मेरी आखिरी रात है। तभी दरवाजे पर एक लंबा चौड़ा साया आकर खड़ा हो गया, जिसने बाहर से आती सारी रोशनी रोक दी। मेनका देवी और मोंटी दोनों एकदम रुक गए और पलटकर देखने लगे। वही आदमी था, माथे पर कटे का निशान वाला, वही खतरनाक आदमी। वो बिना कुछ बोले बिल्कुल चुपचाप दरवाजे पर खड़ा था, जैसे कोई साया हो। उसकी बर्फ जैसी ठंडी आंखें पूरे कमरे में घूमी और फिर आकर मुझ पर टिक गईं। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन सिर्फ उसके वहां खड़े होने से ही कमरे में ऐसी जानलेवा खामोशी और डर फैल गया कि मेरी खूंखार सांस मेनका देवी तक के चेहरे से रंग उड़ गया। तुम अ, तुम तुम कौन हो? मोंटी की आवाज डर से कांप गई। उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस धीरे धीरे कमरे के अंदर आया। उसकी नजर तकिए के नीचे से झांक रहे उस फटे हुए टेडी बियर पर गई। फिर उसने मेनका देवी की तरफ देखा और अपनी भारी खुरदुरी आवाज में कहा, ये चीज तुम्हारी नहीं है, यहां से चुपचाप निकल जाओ। मेनका देवी और मोंटी ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनका सारा रौब और गुस्सा एक पल में गायब हो चुका था। उस अनजान आदमी का डर इतना ज्यादा था कि दोनों बिना एक शब्द बोले वहां से निकल गए और चौल की अंधेरी गली में गायब हो गए। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। उस निशान वाले आदमी ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई एहसास नहीं था। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप मुड़कर अंधेरे में कहीं खो गया। मैं वहीं जमीन पर बैठ गई और निहारिका को सीने से लगाकर बार बार शांत कराने लगी। मैं अपनी सास से तो बच गई थी, लेकिन अब मैं उससे भी बड़े जाल में फंस चुकी थी। वो आदमी कौन था? उसने मेरी जान क्यों बचाई? और उसे उस पेन ड्राइव के बारे में कैसे पता था? मेरे हाथ में छिपी वो पेन ड्राइव अब सिर्फ एक निशानी नहीं थी, बल्कि मौत का वारंट बन चुकी थी। उसके पीछे मेरे ससुराल वाले और ना जाने कितने खतरनाक लोग पड़े हुए थे। उसके जाने के बाद वो छोटा सा कमरा भी मुझे जेल जैसा लगने लगा। अब यहाँ एक मिनट रुकना भी खतरे से खाली नहीं था। लेकिन आधी रात को अपनी बच्ची को लेकर मैं जाती भी तो कहाँ जाती? मेरी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक चेहरा बिजली की तरह चमका। बड़ी बड़ी मूछें, रौबदार चेहरा और आंखों में हमेशा ईमानदारी। इंस्पेक्टर अभिजीत। वो मेरे पापा के सबसे अच्छे दोस्त थे और पुलिस में बहुत तेज अफसर रह चुके थे। पापा की मौत के बाद सारे काम उन्होंने ही संभाले थे और मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा था, बेटा कभी भी कोई परेशानी आए तो इस अभिजीत चाचा को याद करना, तू मेरे लिए बेटी जैसी है। इतने सालों में मैंने कभी उन्हें परेशान नहीं किया था, लेकिन आज उनके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। सिर्फ वही थे जो मुझे इस खून से भरे खेल से बाहर निकाल सकते थे। मैंने अपने फोन से उन्हें कॉल नहीं किया क्योंकि मुझे पूरा शक था कि मेरा फोन ट्रैक हो रहा है। मैं रात के 2 बजे तक इंतजार करती रही। जब पूरी चौल बिल्कुल शांत हो गई तो मैंने जल्दी जल्दी एक पुराने झोले में कुछ कपड़े, अपनी पासबुक और जरूरी कागजात रख लिए। फिर उस यूएसबी को वापस निहारिका के टेडी बियर के अंदर डालकर सुई धागे से हल्का सा सिल दिया।
निहारिका को नींद में ही कंधे पर उठाया और चोरों की तरह दबे पांव कमरे से बाहर निकल गई। रात की ठंडी हवा और कुत्तों के भौंकने की आवाज मुझे और डरा रही थी। मैं दीवार से चिपक कर चल रही थी ताकि कोई मुझे देख न ले। गली से बाहर निकलकर मैंने एक टैक्सी रोकी और अभिजीत चाचा के घर का पता बता दिया। उनका घर शहर के दूसरे कोने में पुलिस कॉलोनी में था। पूरे रास्ते मैं बार बार पीछे देखकर यही चेक कर रही थी कि कोई हमारी टैक्सी का पीछा तो नहीं कर रहा। कुछ देर बाद टैक्सी अभिजीत चाचा के घर के सामने जाकर रुकी। मैंने कांपते हाथों से डोर बेल बजाई। थोड़ी ही देर में दरवाजा खुला। सामने अभिजीत चाचा खड़े थे। रिटायरमेंट के बाद भी उनका शरीर पहले जैसा फिट था, बस बाल सफेद हो गए थे। मुझे इस हालत में देखकर वो बुरी तरह से चौंक गए। सुधा बेटी, तू? इस वक्त उन्होंने तुरंत मुझे अंदर बुला लिया, मेरा झोला लिया और हमें अंदर ले गए। उनकी पत्नी सुशीला आंटी भी उठ गई थी। निहारिका को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, इतनी सी बच्ची की ये क्या हालत हो गई। उन्होंने निहारिका को गोद में लिया और उसे अंदर सुलाने चली गईं। अभिजीत चाचा ने मुझे गर्म पानी का गिलास दिया। उनकी आवाज में एक पुलिस अफसर की सख्ती भी थी और पिता जैसा अपनापन भी। अब आराम से बैठ और शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ बता। एक भी बात मत छिपाना। गर्म पानी पीकर मुझे थोड़ी हिम्मत मिली। फिर मैंने रोते रोते उन्हें सब कुछ बता दिया। सिद्धांत की मौत, सास का जुल्म, टूटा हुआ फोन, जीपीएस लोकेशन, निशान वाला आदमी और वो यूएसबी ड्राइव। अभिजीत चाचा बिना बीच में टोके सब कुछ बहुत ध्यान से सुनते रहे। जैसे जैसे मैं बोल रही थी वैसे वैसे उनके चेहरे पर सख्ती बढ़ती जा रही थी। एक अनुभवी पुलिस वाले की तरह उनका दिमाग हर सुराग को जोड़ रहा था। जब मेरी बात खत्म हुई तो उन्होंने लंबी सांस ली और बोले, सुधा, मुझे पहले से ही लग रहा था कि सिद्धांत का एक्सीडेंट कोई साधारण हादसा नहीं था। मामला बहुत गहरा और बहुत खतरनाक है और इस पूरे खेल की सबसे बड़ी चाबी यही यूएसबी ड्राइव है। फिर उन्होंने मेरी आंखों में देखकर कहा, सबसे पहले तुम्हें और बच्ची को सेफ जगह पहुंचाना जरूरी है। शहर से बाहर मेरा एक पुराना फार्म हाउस है, उसके बारे में किसी को पता नहीं है। तुम दोनों वहीं रहोगी, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। उनकी बात सुनकर ऐसा लगा जैसे मेरे सीने से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। पहली बार लगा कि अब मैं इस लड़ाई में अकेली नहीं हूं। हम उसी रात उनके फार्म हाउस के लिए निकल पड़े। उनकी गाड़ी हमें मुंबई की भीड़ भाड़ से बहुत दूर एक सुनसान इलाके में ले गई। घने पेड़ों के बीच बना वो फार्म हाउस किसी महल जैसा नहीं था, लेकिन मेरे लिए वही सबसे सुरक्षित जगह थी। उन्होंने कहा, तुम दोनों यहाँ आराम करो, सुशीला ने यहाँ राशन भी रख दिया है। फिर उन्होंने अपना पुराना लेकिन बहुत एडवांस और सिक्योर लैपटॉप निकाला और बोले, अब वक्त आ गया है ये देखने का कि सिद्धांत अपनी जान देकर आखिर क्या बचाना चाहता था। यूएसबी लगाओ। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने वो काली पेन ड्राइव लैपटॉप में लगाई। स्क्रीन पर सिर्फ एक फोल्डर दिखा जिसका नाम कुछ नंबरों में था। मैंने उस पर क्लिक किया तो अंदर ढेर सारी एक्सेल शीट, पासवर्ड, लॉकवर्ड, फाइलें और कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग्स थीं। अभिजीत चाचा ने चश्मा ठीक किया और बोले, सिद्धांत बहुत स्मार्ट था, उसने हर फाइल पर पासवर्ड लगा रखा है। तुम्हें अंदाजा है पासवर्ड क्या हो सकता है? मैंने कहा, शायद निहारिका की जन्म तारीख। उन्होंने टाइप किया लेकिन पासवर्ड गलत निकला। फिर मैंने कहा, हमारी शादी की सालगिरह। वो भी गलत निकला। हमने सिद्धांत की गाड़ी का नंबर, उसका फेवरेट कलर और ना जाने क्या क्या ट्राई कर लिया, लेकिन कुछ नहीं खुला। हम दोनों मायूस होने लगे। तभी अभिजीत चाचा धीरे से बोले, अक्सर इंसान वही चीज पासवर्ड बनाता है जो उसके दिल के सबसे करीब होती है। सोचो, तुम्हारी और सिद्धांत की जिंदगी का सबसे खास पल कौन सा था, या कोई ऐसी बात जो वो हमेशा कहा करता था। मैंने आंखें बंद कर ली। हमारी शादी के 6 साल एक फिल्म की तरह आंखों के सामने घूमने लगे। तभी मुझे वो दिन याद आया जब हमारी पहली मुलाकात महाबलेश्वर में हुई थी। जोरदार बारिश हो रही थी। मेरी बस निकल गई थी और मैं बस स्टैंड पर अकेली रो रही थी।
तभी सिद्धांत वहां आया था। उसने अपना छाता मेरे ऊपर कर दिया था और मुस्कुराकर कहा था, धूप हो या छांव, सब गुजर जाएगा। मैंने तुरंत आंखें खोली और कहा, चाचा जी, एक बार धूप हो या छांव टाइप करके देखिए। अभिजीत चाचा ने अंग्रेजी में धूप हो या छांव टाइप किया और अगले ही पल क्लिक की आवाज आई। फोल्डर खुल चुका था। हम दोनों के चेहरे पर खुशी आ गई, लेकिन वो खुशी ज्यादा देर नहीं रही। जैसे ही हमने फाइलें खोलनी शुरू की, हमारे पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन फाइलों में एक बहुत बड़े और खतरनाक अंडरवर्ल्ड सिंडिकेट का पूरा काला सच मौजूद था। एक्सेल शीट में किसी कंपनी का अकाउंट नहीं था, बल्कि हवाला के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग, बड़े नेताओं को दी गई रिश्वत और हथियारों की तस्करी का पूरा हिसाब था। रकम 50 करोड़ से भी ज्यादा थी। उसमें मुंबई के कई बड़े और सम्मानित लोगों के नाम लिखे थे, जिन्हें पूरी दुनिया इज्जत देती थी। सबसे ऊपर सिर्फ 2 नाम चमक रहे थे, तनीषा मल्होत्रा और मल्होत्रा ग्रुप। ऑडियो फाइलों में सिद्धांत और उसके बॉस की बात हो रही थी। मैंने सिद्धांत की कांपती हुई आवाज सुनी, मैं अब और ये काम नहीं कर सकता, प्लीज मेरी पत्नी और मेरी बेटी को छोड़ दो। लेकिन सामने से एक डरावनी हंसी सुनाई दी और फिर आवाज आई, तू इस खेल में उतर चुका है सिद्धांत, अब यहां से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। अगर तूने मुंह खोला तो तेरे परिवार की लाश तक नहीं मिलेगी। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। तो ये था वो बोझ जो सिद्धांत इतने दिनों से अकेले उठा रहा था। वो मुझे धोखा नहीं दे रहा था, बल्कि मुझे बचाने के लिए हर रोज इस नरक में जी रहा था। लेकिन उसने ये रास्ता चुना ही क्यों? इसका जवाब मुझे अगली फाइल में मिल गया। उसमें कुछ तस्वीरें थीं। उन तस्वीरों में मेरी सास मेनका देवी बड़े बड़े कैसीनो में जुआ खेलती हुई नजर आ रही थी। साथ ही कुछ पेपर भी थे जिन पर उनके साइन थे। मेनका देवी पर पूरे 5 करोड़ रुपए का जुए का कर्ज था, और ये कर्ज उसी अंडरवर्ल्ड सिंडिकेट का था। अब सारी तस्वीर साफ हो चुकी थी। मेरी सास, जो खुद को बहुत संस्कारी दिखाती थी, असल में जुए की ऐसी लत में फंस चुकी थी जिसने पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दी। अपनी माँ की जान बचाने के लिए सिद्धांत को मजबूरी में उस सिंडिकेट के लिए काम करना पड़ा। लेकिन जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई और उसे लगा कि अब मेरी और निहारिका की जान भी खतरे में है, तो उसने उनके खिलाफ जाने का फैसला कर लिया। उसने पुलिस तक पहुंचाने के लिए सारे सबूत इकट्ठा कर लिए थे, लेकिन उससे पहले ही उन लोगों ने उसे रास्ते से हटा दिया। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मुझे सिद्धांत की मजबूरी पर भी रोना आ रहा था और अपनी उस सास पर भी गुस्सा आ रहा था जिसने अपनी गंदी लत की वजह से अपने ही बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। इंस्पेक्टर अभिजीत ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। सुधा, अब ये सिर्फ तुम्हारे परिवार का मामला नहीं रहा, ये देश की सुरक्षा का मामला बन चुका है। ये लोग दीमक की तरह पूरे समाज को अंदर से खोखला कर रहे हैं। मैं इन्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। इतना कहकर उन्होंने अपना फोन निकाला। मुझे अपने डिपार्टमेंट के कुछ खास अफसरों से बात करनी होगी, तुम यहीं रुको। वो बाहर चले गए और मैं फिर से कंप्यूटर स्क्रीन देखने लगी। वहां एक और फोल्डर था जिसका नाम था तनीषा मल्होत्रा। ये नाम देखते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। आखिर ये तनीषा मल्होत्रा कौन थी? यही नाम मैंने उन ऑडियो फाइलों में भी सुना था जहां एक औरत सिद्धांत पर चिल्ला रही थी। मैंने कांपते हाथों से वो फोल्डर खोला। उसमें सिर्फ एक वीडियो था जो शायद किसी छिपे हुए कैमरे से रिकॉर्ड किया गया था। वीडियो में सिद्धांत एक बहुत शानदार ऑफिस में डरा सहमा खड़ा था। उसके सामने एक बेहद खूबसूरत लेकिन उतनी ही खतरनाक दिखने वाली जवान लड़की बैठी थी जो आराम से सिगरेट पी रही थी। सिद्धांत ने उसके सामने पैसों से भरा बैग रखा और हाथ जोड़ते हुए बोला, तनीषा मैडम, ये पहली किस्त है, प्लीज प्लीज मुझे थोड़ा और टाइम दे दीजिए। तनीषा ने गुस्से में वो बैग उठाकर जमीन पर फेंक दिया और चिल्लाई, मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं है। क्या तू मेरे बाप मल्होत्रा को बेवकूफ समझता है? अगर शुक्रवार तक भिवंडी के गोदाम नंबर 19 में वो माल नहीं पहुंचा तो तेरी बेटी को मैं अपने हाथों से जिंदा जला दूंगी। इतना कहते ही वीडियो खत्म हो गया। मेरा खून खौल उठा। तो ये थी तनीषा मल्होत्रा, उस बड़े माफिया डॉन मल्होत्रा की बेटी।
यही वो औरत थी जिसने मेरे पति की जिंदगी नरक बना दी थी। तभी इंस्पेक्टर अभिजीत वापस कमरे में आए। उनके चेहरे पर साफ टेंशन दिखाई दे रही थी। सुधा, मैंने अपने खबरी से पता किया है, ये मल्होत्रा कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं है। ये पूरे शहर का सबसे बड़ा डॉन है जिसे आज तक कोई पकड़ नहीं पाया, और तनीषा उसका सबसे मजबूत हाथ है। मैंने रोते हुए पूछा, अब हम क्या करेंगे चाचा जी? उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, अब हम इनके लिए जाल बिछाएंगे और उस जाल का चारा तुम बनोगी। फिर उन्होंने अपनी पूरी प्लानिंग समझाई। हम पुलिस की मदद से ये खबर फैलाएंगे कि सिद्धांत की पत्नी के पास एक लाल रंग की डायरी है जिसमें मल्होत्रा के सारे राज लिखे हुए हैं। असल में ऐसी कोई डायरी है ही नहीं, लेकिन अंडरवर्ल्ड वाले डिजिटल सबूतों से ज्यादा कागज पर लिखी चीजों पर भरोसा करते हैं। उन्हें लगेगा कि यूएसबी के अलावा भी हमारे पास बहुत बड़ा सबूत है। प्लान के मुताबिक मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर बाहर निकलना शुरू किया। मैं मॉल्स और बाजारों में जाती और पुलिस वाले सादे कपड़ों में दूर से मेरी सुरक्षा करते रहते। मैं जानबूझकर अपने हाथ में एक खाली लाल डायरी लेकर घूमती। कुछ ही दिनों में हमारी चाल काम कर गई। एक दिन मैं मॉल के प्ले एरिया में निहारिका को खिला रही थी कि तभी तनीषा आकर मेरे सामने बैठ गई। उसने काला चश्मा पहन रखा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी खतरनाक मुस्कान थी। उसने कहा, सुधा जी, क्या हम थोड़ी बात कर सकते हैं? मैंने निहारिका को अपने सीने से लगा लिया और कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तनीषा ने अपना चश्मा उतारा और बोली, मुझे पता है सिद्धांत की वो डायरी तुम्हारे पास है। मेरे पापा मल्होत्रा को वो डायरी चाहिए। अगर तुम मुझे वो डायरी दे दोगी तो मैं तुम्हें करोड़ों रुपए दूंगी और तुम अपनी बेटी के साथ आराम की जिंदगी जी सकोगी। मैं बस उसे घूरती रही। फिर मैंने पूछा, आखिर तुम उस डायरी के पीछे इतनी पागल क्यों हो? ये सुनते ही तनीषा के चेहरे पर अचानक से दर्द और नफरत दोनों दिखाई देने लगे। वो मेरी तरफ झुकी और धीरे से बोली, क्योंकि मैं भी अपने बाप को बर्बाद करना चाहती हूँ। मैं पूरी तरह से हैरान रह गई। कोई बेटी अपने ही बाप को क्यों बर्बाद करना चाहेगी? तनीषा कड़वी हंसी हंसते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता होगा कि डॉन की बेटी होकर मैं बहुत खुश हूं? लेकिन सच ये है कि मेरा बाप एक राक्षस है। उसने मुझे इंसान नहीं मशीन बना दिया है। वो चाहता है कि मैं उसके गंदे धंधे की बारिश बनूं। सिद्धांत पहला आदमी नहीं है जिसे मेरे बाप ने मरवाया है। मैं इस दलदल से बाहर निकलना चाहती हूँ। तुम मुझे डायरी दे दो, मैं खुद उसे पुलिस को देकर अपने बाप को जेल पहुंचा दूंगी। ये सब सुनकर भी मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। हो सकता था ये सिर्फ एक नया जाल हो। मैंने साफ मना कर दिया, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाली। मेरा जवाब सुनते ही उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने सिर्फ इतना कहा, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा सुधा। इतना कहकर वो वहां से चली गई। मैं तुरंत फार्म हाउस वापस पहुंची और इंस्पेक्टर अभिजीत को सारी बात बता दी। उन्होंने कहा, ये तनीषा की नई चाल है। वो डायरी हासिल करके खुद डॉन बनना चाहती है। तभी इंस्पेक्टर अभिजीत के सीक्रेट फोन पर एक कॉल आया। कॉल खत्म होते ही उनका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, सुधा, तुम्हारी सास मेनका देवी इस वक्त पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी रो रही हैं। वो तुमसे मिलना चाहती हैं। मल्होत्रा के गुंडों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। इंस्पेक्टर अभिजीत ने मुझे वहां से जाने से साफ मना कर दिया था, लेकिन मेरे दिल को लग रहा था कि मेनका देवी के पास जरूर कोई बहुत बड़ा सुराग है। पूरी पुलिस सिक्योरिटी के बीच शहर के एक पुराने शिव मंदिर में मेरी मुलाकात मेरी सास मेनका देवी से करवाई गई। उन्हें देखते ही मैं एकदम सन्न रह गई। उनके बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे, कपड़े फटे हुए थे और उनकी हालत किसी भिखारिन जैसी हो गई थी। मुझे देखते ही वो मेरे पैरों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मेरे लालच ने मेरे बेटे सिद्धांत की जान ले ली। रोते रोते उन्होंने ऐसा राज बताया कि मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। मल्होत्रा ने जानबूझकर मुझे जुए की लत लगवाई थी, क्योंकि वो तेरे पापा से बदला लेना चाहता था। तेरे पापा ने पुलिस में रहते हुए कई साल पहले उसका करोड़ों का माल पकड़ लिया था। ये सब उसी दुश्मनी का नतीजा था।
सिद्धांत तो बस एक मोहरा बन गया। मुझे अपनी ही सुनाई बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। मेनका देवी ने अपने फटे हुए कपड़ों में से एक छोटी सी जंग लगी चाबी निकाली। मरने से पहले सिद्धांत ने मुझे ये चाबी दी थी और कहा था कि इसमें सारे असली सबूत हैं, लेकिन मैं डर गई थी। मैंने उसे भगा दिया। ये एक बैंक लॉकर की चाबी है जिस पर 19 नंबर लिखा है। तभी इंस्पेक्टर अभिजीत भागते हुए आए। सुधा, हमें अभी निकलना होगा। मल्होत्रा के आदमी मंदिर की तरफ आ रहे हैं। हम तुरंत वहां से निकल गए। अब वो चाबी और फोन की लोकेशन सब कुछ धीरे धीरे समझ में आने लगा था। हम सीधे उस बैंक पहुंचे और लॉकर नंबर 19 खुलवाया, लेकिन अंदर पैसे या फाइलें नहीं थीं। वहां सिर्फ वैसा ही पीला टेडी बियर रखा था जैसा निहारिका के पास था। मैंने बिना देर किए उसे फाड़ दिया, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ रुई भरी हुई थी। इंस्पेक्टर अभिजीत ने अपना माथा पकड़ लिया। ये तो पूरा खाली है। तभी मेरे दिमाग में एकदम से बात क्लिक हुई। सिद्धांत ने मुझे नहीं बल्कि अपने दुश्मनों को बेवकूफ बनाया था। बैंक वाला टैडी सिर्फ सबका ध्यान भटकाने के लिए रखा गया था। असली डायरी तो मैंने तुरंत ही निहारिका के हाथ से उसका टैडी लिया और उसे बीच से फाड़ दिया। रुई के बिल्कुल बीच में काले रंग की असली लेदर डायरी छिपी हुई थी। सिद्धांत ने यूएसबी और डायरी दोनों अपनी बेटी के खिलौने में ही छिपा दिए थे। उस डायरी में मल्होत्रा के हर कत्ल, हर डील और हर गुनाह का हाथ से लिखा हुआ पूरा हिसाब था। अब हमारे पास उसे फांसी तक पहुंचाने के लिए पूरा सबूत था। हमने आखिरी चाल चली। मैंने तनीषा मल्होत्रा को मैसेज किया कि डायरी मेरे पास है और मैं उसे भिवंडी के उसी गोदाम नंबर 19 में रात 10 बजे दे दूंगी। रात का अंधेरा था और भिवंडी के उस टूटे फूटे गोदाम में चारों तरफ डरावनी खामोशी फैली हुई थी। मैं एक खाली बैग लेकर वहां खड़ी थी, जबकि इंस्पेक्टर अभिजीत और कई हथियारबंद पुलिस वाले अंधेरे में छिपे हुए थे। तभी एक लाल रंग की तेज रफ्तार गाड़ी आकर रुकी। तनीषा मल्होत्रा बाहर उतरी। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था और उसके हाथ में रिवॉल्वर थी। डायरी निकाल और मुझे दे। उसने बंदूक सीधा मेरी तरफ कर दी। जैसे ही मैंने बैग उसकी तरफ बढ़ाया और अचानक चारों तरफ पुलिस की फ्लडलाइट जल उठी। लाउड स्पीकर पर आवाज गूंजी, हथियार नीचे फेंक दो, तुम चारों तरफ से घिर चुकी हो। तनीषा मल्होत्रा के तो चेहरे का रंग ही उड़ गया, लेकिन इससे पहले कि पुलिस उसे पकड़ती, एक ऐसा खौफनाक मंजर सामने आया जिसने सबको हिला दिया। गोदाम की दीवार तोड़ते हुए एक काली एसयूवी अंदर घुस आई। उसमें से वही निशान वाला आदमी और उसके साथ कई गुंडे बाहर निकले और आते ही ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगे। पुलिस और मल्होत्रा के गुंडों के बीच जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो गई। बारूद की बदबू और गोलियों की आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गोदाम हिल रहा हो। तभी मैंने देखा कि निशान वाला आदमी तनीषा को बचाने नहीं आया था। उसने अपनी बंदूक सीधा उसके सीने पर तान दी। मल्होत्रा साहब ने कहा है, गद्दारों के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है। एक बाप ने अपने राज छिपाने के लिए अपनी ही बेटी की मौत का हुक्म दे दिया था। अगले ही पल गोली चली और तनीषा मल्होत्रा खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ी। पुलिस ने तुरंत निशान वाले आदमी और बाकी गुंडों को मार गिराया। तनीषा अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। मैं भागकर उसके पास पहुंची। उसने खून खांसते हुए धीरे से मेरे कान में कहा, मल्होत्रा, मल्होत्रा टिम्बर्स, पुरानी पुरानी मिल, वो वही है। इतना कहकर उसकी आंखें हमेशा के लिए खुली रह गईं। उसी रात पुलिस ने मल्होत्रा टिम्बर्स नाम की बंद पड़ी आरा मशीन पर रेड मारी। शहर का सबसे बड़ा डॉन मल्होत्रा वहां एक तहखाने में चूहों की तरह छिपा मिला। डायरी के सबूत और पुलिस की रेड ने उसका पूरा साम्राज्य एक ही रात में खत्म कर दिया। उसे और उसकी पूरी गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। मेरी सास मेनका देवी को भी सबूत छिपाने के जुर्म में जेल हुई, लेकिन उनके कबूलनामे की वजह से उनकी सजा कम हो गई। वो रात बहुत लंबी थी और खून से रंगी हुई थी, लेकिन अगली सुबह जब सूरज निकला तो ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी का हर अंधेरा हमेशा के लिए खत्म हो गया। कुछ दिन बाद जब सब कुछ शांत हो गया तो इंस्पेक्टर अभिजीत मेरे पास आए। उन्होंने मुझे एक छोटी सी यूएसबी दी।
पुलिस ने सिद्धांत के क्लाउड अकाउंट से ये वीडियो रिकवर किया है। तुम्हें ये जरूर देखना चाहिए। मैंने लैपटॉप में वीडियो चलाया। स्क्रीन पर सिद्धांत का चेहरा था। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन प्यार भी साफ दिख रहा था। वो बोला, सुधा, मुझे माफ कर देना। मैंने तुमसे बहुत झूठ बोले। हमारी शादी प्यार से नहीं बल्कि एक सौदे से शुरू हुई थी, माँ के कर्ज के बदले। लेकिन धीरे धीरे मुझे तुमसे सच में बेपनाह प्यार हो गया। मैं बस तुम्हें और निहारिका को इस दलदल से निकालना चाहता था। अगर तुम ये वीडियो देख रही हो तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। मैंने एक विदेशी बैंक अकाउंट में कुछ साफ और मेहनत की कमाई वाले पैसे रखे हैं। उसका पासवर्ड वही है, धूप हो या शाम। हमारी बच्ची का ख्याल रखना और अपनी नई जिंदगी शुरू करना। मुझे माफ कर देना। आई लव यू। मैं स्क्रीन से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरे पति ने मुझे कभी धोखा नहीं दिया था। उसने अपनी जान देकर मुझे और हमारी बेटी को नई जिंदगी दी थी। 1 साल बाद निहारिका बीच पर खेलते हुए खुश होकर चिल्लाई, मम्मा देखो, मैंने कितना प्यारा रेत का महल बनाया है। मैंने अपनी किताब से नजर उठाई और मुस्कुरा दी। गोवा के शांत बीच पर समुंदर की ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू रही थी। सिद्धांत के छोड़े हुए पैसों से मैंने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदली, बल्कि नई शुरुआत नाम की एक संस्था शुरू की, जो उन औरतों की मदद करती है जो घरेलू हिंसा या अंडरवर्ल्ड के जाल में फंस जाती हैं। मैंने इसी छोटे से शहर में किताबों की एक दुकान भी खोल ली। समुंदर की लहरें मेरे पैरों को छूकर वापस जा रही थीं। जिंदगी भी समुंदर जैसी ही होती है। कभी इसमें ऐसे तूफान आते हैं जो सब कुछ बर्बाद कर देते हैं, लेकिन अगर इंसान हिम्मत से डटा रहे तो तूफान के गुजरने के बाद एक खूबसूरत और सुकून भरी सुबह उसका इंतजार जरूर करती है। मैंने गहरी सांस ली और अपनी बेटी निहारिका को गले लगाने के लिए उसकी तरफ बढ़ गई। हमारी नई सुबह आखिरकार आ ही गई। दोस्तों, ये कहानी सिखाती है कि लालच और गलत रास्ता आखिरकार बर्बादी की ओर ही लेकर जाता है, जबकि सच्चाई, हिम्मत और धैर्य हर मुश्किल पर जीत दिलाते हैं। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर इंसान सच का साथ नहीं छोड़ता तो अंत में जीत उसी की ही होती है। तो दोस्तों, आप किस शहर से हमारी कहानी सुन रहे हैं और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाइप दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो मुझे सुपर थैंक्स देकर अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियां लाती रहूं। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन व सामाजिक जागरूकता के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। कहानी में दिखाए गए सभी घटनाक्रम केवल कथानक का हिस्सा हैं। किसी भी गलत या गैर कानूनी कार्य का समर्थन, प्रचार या महिमा मंडन नहीं किया गया है। कहानी का उद्देश्य ये दिखाना है कि बुराई का अंत हमेशा बुरा होता है और अंत में सत्य, न्याय तथा कानून की ही जीत होती है। सभी पात्र, नाम, स्थान और घटनाएं काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से समानता मात्र संयोग है। धन्यवाद।